ये बचपना दोनों में बचपना है। राहुल गांधी में बचपना है। अब बताओ कि वोट का लूट कहाँ हो रहा है, वोट का चोरी पूरा बिहार और देश के आम जनता हंस रही है। अब जिन लोगों को पता नहीं है, अब वो बोलते हैं कि नागमणि जी पार्टी छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं है, हमारा एक तरह से घर वापसी है कि 8th पास है कि 9th फेल है, ये आज तक बिहार की जनता को नहीं पता है। अब ऐसे ऐसे लोग कल्पना करते हैं मुख्यमंत्री बनने का, दुर्भाग्य है इस बात का। हमारा कोई इच्छा ही नहीं है मैडम। मैं पूरे देश में चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, चारों सदन का सदस्य सबसे पहले देश में नागमणि बना है, तब लालू यादव की पैदाइश हुई है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति कभी कुछ कहती है, लेकिन स्वराज पोस्ट हमेशा से उन बातों को स्पष्ट करता है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं बिहार की राजनीति के साथ साथ राजनीति के वरिष्ठ चेहरे यानी नागमणि कुशवाहा जी, जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। अब सभी दर्शकों को ये बातें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर और आपको शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। थैंक यू। देखिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से हमारा घर वापसी हुआ है, क्योंकि लालू राबड़ी की सरकार थी और बिहार में लालू यादव का गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, डेवलपमेंट जीरो पर चला गया था और बिहार की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। वैसी स्थिति में हमने आरजेडी का 6 राज्यसभा का सांसद और 3 लोकसभा का सांसद तोड़ करके और हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन दिया। बाद में उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस स्टेट मिनिस्टर बनाया था। जब कुछ दिनों के बाद सरकार चली गई तो अटल जी और अडवाणी जी दोनों ने मुझे बुलाया और दोनों लोगों ने कहा इस बात को कि नागमणि, लालू राबड़ी सरकार को हटाना ज़रूरी है और इसमें आप माहिर हैं। तो मैंने कहा कि सर, बीजेपी के माध्यम से लालू राबड़ी नहीं हटेगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रामविलास पासवान जी का एलजेपी में जाता हूँ और वहाँ एक प्लानिंग करके मैं इस सरकार को ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा गो हेड, आप जाइए। तो एक तरह से बीजेपी का आला कमान से सहमति मिलने के बाद ही मैं रामविलास पासवान जी के पार्टी में गया और वहाँ पार्टी का सेकेंड मैन, प्रधान महासचिव और बिहार का प्रभारी बना गया। जब पार्टी में मैं आया तो चुनाव का वक्त आया तो हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर यादव और मुसलमान को टिकट दिया और चुनाव के टाइम में काफ़ी बड़ा डिवीज़न यादव में भी हम लोग करवाए और मुसलमान में भी कराए। परिणाम है कि एनडीए की सरकार बने। अब जिन लोगों को पता नहीं है, अब वो बोलते हैं कि नागमणि जी पार्टी छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं है, हमारा एक तरह से घर वापसी है। और इधर विगत कुछ दिनों से मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा था, लेकिन विपक्ष का काफ़ी घटिया रोल देश और बिहार में इन लोग कर रहे हैं। देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं। अब इन लोग बोल रहे हैं कि बिहार में वोट का लूट हो रहा है,
वोट का चोरी हो रहा है। आप बताओ कि कहाँ चुनाव हुआ जो वोट का लूट हो रहा है, अब वोट का चोरी हो रहा है। कोई माने बेमतलब सिर पैर का बात इन लोग कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि तेजस्वी यादव जी का दो जगह नाम है वोटर लिस्ट में। तो बताओ कि जो विपक्ष का नेता है, जो कल्पना करता है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, आप तेजस्वी यादव से पूछो कि 8th पास है कि 9th फेल है, ये आज तक बिहार की जनता को नहीं पता है। अब ऐसे ऐसे लोग कल्पना करते हैं मुख्यमंत्री बनने का। दुर्भाग्य है इस बात का, जहाँ का विपक्ष का नेता 100% झूठ बोल रहा हो, जनता का कोई मुद्दा से कोई वास्ता नहीं हो, तो इसलिए भी मैं महसूस किया कि विपक्ष में रहने से फ़ायदा नहीं है। और पहला नंबर 1। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे टच किया कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में जो सरकार विगत 19-20 वर्षों से चल रहा है, देखिए ये लालू राबड़ी के राज में लालू जी ने कहा था कि पटना में बिहार में सड़क हेमा मालिनी की ऐसा चिकना गाल बना देंगे। और पूरे बिहार में जितना रोड था 3 फीट 5 फीट गड्ढा था। जी, बिल्कुल। और बाबू नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में सड़कों का जाल फैलाया और 3-4 घंटा के अंदर में बिहार के किसी कोना से आप पटना आ सकते हैं। तो ये मामूली उपलब्धि नहीं है। उसी तरह से लालू जी के राज्य में टाइम में बिजली नामो निशान भी गांव में नहीं होता था, किसानों को नहीं मिलता था। शहर में 5-7 घंटा होता था। लेकिन बाबू नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिजली के क्षेत्रों में शानदार काम किया, आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि पूरे बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली हम देंगे। अब ये मामूली उपलब्धि तो नहीं है। उसी तरह से जो छात्र और नौजवान लोग का मुख्य डिमांड था कि बिहार से बाहर के बच्चे बच्चियों को नियुक्ति नहीं होती है, बाहरी लोग का, बाहरी राज्यों का हो जाता है, तो नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बना दिया। अब इसके तहत कहीं भी दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा। तो जो आम लोग का डिमांड्स है, अब देखिए गांव में जो विधवा और वृद्ध जो पुरुष महिला हैं, उन लोग की स्थिति बहुत ही नाजुक था। मात्र 400 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा करके इन्होंने 1100 कर दिया। उसी तरह से और भी सोशल क्षेत्रों में इन लोगों ने जहां 3500 मिलता था उसको 7000 कर दिया। ऐसे करके इन्होंने किया। अब इसके अलावा बिहार में पटना में मेट्रो के लिए लोग लालायित थे, तो इन्होंने 15 अगस्त को उन्होंने टेस्ट किया और हम समझते हैं 5-7 दिन के अंदर में मेट्रो भी चलना शुरू हो जाएगा। ट्रायल तो हो गया था उस दिन 15 को। उसी तरह से जो गंगा के किनारे जो इलाका गंदगी था और लालू जी के टाइम में गुंडों का जमोकड़ा रहता था, वहाँ उन्होंने मेरीन ड्राइव बना दिया, जो पटना के कम से कम 20-25 हज़ार डेली लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। तो इस तरह का नीतीश कुमार ने सजाने संभालने का काम किया। एक और भी बड़ा काम इन्होंने किया कि बिहार में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज था और बिहार के जो पढ़ने वाले मेडिकल में छात्र छात्राएं थी, उन लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता था। तो उस दिन उन्होंने घोषणा कर दिया
कि 7 मेडिकल कॉलेज बिहार में और खोलेंगे, जिसमें हमारा जो इलाका है अरवल, वहाँ भी उन्होंने घोषणा कर दिया कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 1 महीना पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से मिले थे और हमने कहा कि वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है, इसलिए आप वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोलिए। उन्होंने कहा नागमणि भाई ऐसा करते हैं कि प्रपोजल मांग लेते हैं, प्रपोजल आ जाएगा तो मैं 15 तारीख को अनाउंस करूँगा। मैं 77 से एमएलए रहा है, 45 साल से एमएलए एमपी, लेकिन मैं कभी गांधी मैदान में नहीं गया था, लेकिन चूंकि उनका आश्वासन था इसलिए मैं इस बार गया और मुझे काफ़ी खुशी हुई जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उन्होंने घोषणा किया। तो इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि जहां विपक्ष का आम जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, वहीं बिहार के आम जनता का जितना डिमांड था, विपक्ष का जितना डिमांड था, 100% नीतीश सरकार ने पूरा किया है। और हमको क्या चाहिए? इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ, इसलिए कि जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है और मेरा जुडिक्शन बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात है। अभी 3 महीना पहले मैं गुजरात गया था और वहाँ 25-30 हज़ार लोग जुटे थे सम्राट अशोक जयंती में। उत्तर भारत के जितने बिजनेसमैन थे उसमें उद्घाटन करता मैं मुझे बुलाया गया था। तो हमारा जुडिक्शन यूँ तो पूरा 7-8 राज्यों में है, लेकिन चूँकि बिहार में चुनाव होना है तो चुनाव तक तो पूरा तन मन धन लगा करके बिहार को एनडीए को मजबूत करना है। और ख़ास तौर से जो हमारा इलाका है, जो मगध और ये शाहबाद प्रमंडल, ये दोनों प्रमंडल में पिछले चुनाव में मैक्सिमम आरजेडी के लोग जीता है। तो हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है कि अगर आप वहाँ के नेता हैं और आप बीजेपी में आए हैं, एनडीए में आए हैं, तो हमारा प्रायोरिटी है कि दिन रात हम लोग मेहनत करके और जो चुनाव होना है 2025 में, उसमें मैक्सिमम मगध और शाहबाद प्रमंडल से अगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के लोग को जिताएंगे तो तभी हमारा एक तरह से बीजेपी में क्रेडिट। लेकिन ऐसे में तो देखा जाए तो एनडीए में और भी चेहरे, चाहे बात कर लिया जाए उपेंद्र कुशवाहा हैं और सम्राट चौधरी भी हैं, तो आपकी भूमिका कितनी रहेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि कहीं ना कहीं एनडीए के पाले से कुशवाहा वोट बैंक छिटक भी गए थे। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बहुत स्पष्ट मैटर है कि कुशवाहा समाज में 3 नेता की चर्चा होती है मास के बीच। पहले हम सुप्रीम नेता थे, बाद में फिर उपेंद्र जी आए और अब सम्राट चौधरी इज सुप्रीम लीडर। तो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग जब ये दोनों सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा दोनों एनडीए में हैं और जब मैं भी एनडीए में आ गया, बीजेपी में आ गया, तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि कुशवाहा का 100% वोट एनडीए को मिलेगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है। इतना बड़ा ऐलान आप इस मन से कर रहे हैं, आखिरकार कौन सी वो रणनीति है जो इस ऐलान को पूरा फुलफिल करने में कामयाब रहेगा? भैया, मैं बताया ना कि बिहार में 3 ही नेता हैं और तीनों नेता जब एक एनडीए में आ गए तो वोट कहाँ बाएं दाएं जाना है? वोट तो इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। आज लालू यादव अगर आरजेडी के नेता हैं तभी ना यादव का एक अच्छा जाता है। तो लीडर पर ही तो डिपेंड करता है वोट। हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार दामन थामे है, इससे पहले भी देखा गया कि कई बार आपने पार्टियां बदली। इसके पीछे का मेन कारण क्या रहा? क्यों आखिर इतनी पार्टियां आपको बदलनी पड़ी? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ
कि मैं बताया ना कि अगर मैं बीजेपी में था, जी एलजेपी में क्यों गए, एलजेपी से तोड़ करके नीतीश कुमार को क्यों गए, इतना तो बता दिया जी पहले। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार जी से मेरा फाइनल बात हुआ था कि आपको उजियारपुर से चुनाव लड़ना है लोकसभा में। जी 5 साल लगातार हम लोग काम किया और उसके बाद जब टाइम आया तो इन्होंने उजियारपुर के जगह पर काराकाट सीट देने की बात किया। तो चूँकि हम 5 साल वहाँ काम किए थे तो मैं विद्रोह कर दिया और मैं कृषि मंत्री था, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो बोलते थे आम उंगली नीतीश कुमार जी करते थे। लेकिन चूँकि जो उनका डिसीजन हुआ तो मुझे काफ़ी सदमा लगा और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया जी। और 4 साल का एमएलसी का टर्म था उसे भी मैं रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन कर तो हमको घाटा हुआ, हमको कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। हम लोग जो चाहते थे सरकार में होता था, कोई मुखिया से रिजाइन नहीं करता है। 4 साल एमएलसी का टर्म बचा हुआ था, उसे भी मैंने रिजाइन कर दिया। तो हम लोग कभी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं किया, आम जनता के सेंटिमेंट को देख करके किया। लेकिन अब चूँकि जो एनडीए है और बीजेपी में गया हूँ जी तो इसमें हमारा स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो नेचुरल है कि बीजेपी वैल्यू देगा। हमारा 7-8 राज्यों में एक अच्छा ताल्लुकात है, संगठन है, तो उसका लाभ बीजेपी को जो ही मिलेगा तो डेफिनेटली है कि आला कमान हमको प्रॉपर वे में उस तरह से मान सम्मान भी देगी। और क्या चाहिए। देखिए, उम्मीदें तो रखा जाता है, लेकिन उम्मीदें जब पूरा नहीं होती है तो ठोस उतना ही मजबूत होता है। तो अगर आप जो उम्मीदें लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर यहाँ वो चीज़ें पूरी नहीं होगी तो आगे की आपकी क्या कदम रहेगी? हमारा कोई इच्छा ही नहीं है मैडम। मैं पूरे देश में चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, चारों सदन का सबसे पहले देश में नागमणि बना है, तब लालू यादव की पैदाइश हुई है। ठीक है ना। तो हमारा कोई अपना स्वार्थ ही नहीं है, हमारे लिए कोई पद ही नहीं बचा है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर राजनीति में अब उतर गए चूँकि हैं और लगातार चूँकि ये तो कल्पना हम लोग नहीं करते कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब कल्पना भी नहीं करना है, सीएम बनना है, तो फिर किस बात का मोह। आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं। बताए ना कि बचपना, दोनों में बचपना है। राहुल गांधी में बचपना है। अब बताओ कि वोट का लूट कहाँ हो रहा है, वोट का चोरी। पूरा बिहार और देश के आम जनता हंस रही है कि कौन मुद्दा लेकर के ये घूम रहे हैं। अब जनता के मुद्दा को लेके घूमेंगे तब ना जनता का सपोर्ट मिलेगा। बताइए कि हमारा खुद 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम था, दिल्ली, जहानाबाद और पटना, तो दोनों जगह मैंने कटवा दिया। तो मेरे ऐसा हजारों हजार लोग हैं, होंगे लाखों लोग, जिनका नाम 2 जगह 3 जगह था। तो संविधान के अनुसार एक ही जगह आपका नाम होना चाहिए ना। अब राहुल गांधी उसी को कह रहे हैं कि चोरी हो रहा है। बैकवर्ड दलित का नाम काटा जा रहा है, लगता है बैकवर्ड दलित उनका गुलाम है, उनका वोटर है बैकवर्ड दलित। गलतफहमी का शिकार है। इसलिए इन लोग का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए, बढ़िया बस्तर बांध के अपने घर में आराम करना चाहिए। हालांकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी राज्य मंत्री रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शासनकाल देख ही रहे हैं। क्या फ़र्क लगता है दोनों में आपको? आकाश पाताल का अंतर है। पहले देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था जी तो उनको पूछा नहीं जाता था, और आज प्रधानमंत्री और ट्रंप का गलवाहियाँ लेके लोग मिलते हैं। आकाश पाताल का अंतर है।
आपके पिताजी की भी छवि काफ़ी राजनीति में चर्चे में रहती है और कहा जाए तो लोग काफ़ी मजबूती चेहरे करते हैं और इस दौरान देखा गया कि आपने 14 बार पार्टियां बदली है। इसे लेकर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपकी छवि थोड़ी बहुत जनता के बीच धूमिल हो रही है? नहीं, जनता में मेरी छवि बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं दल नहीं छोड़ा। एक बार होम मिनिस्टर साहब से मेरा करीब आधा घंटा बात हुई थी दिल्ली में जी। पार्लियामेंट चुनाव के पहले। तो मैंने कहा कि सर 10 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम पर आरोप है कि नागमणि जी बहुत पार्टी बदले हैं। 10% हमारा दोष हो सकता है, 90% हम दोषी नहीं हैं। तो हंसते हुए बोले कि बताइए। तो मैंने शुरू से बताया, इस पार्टी में गए तो क्यों छोड़े, वो पार्टी में गए तो क्यों छोड़े, वो पार्टी। तो उन्होंने कहा कि नागमणि 10% नहीं, 20% आपकी गलती है, 80% आप गलत नहीं हो। ये होम मिनिस्टर का वर्जन है। तो जिन लोग को नहीं पता है, बताए ना कि अब जब बीजेपी के आला कमान ये अटल जी और अडवाणी जी बोल दिए कि नागमणि जी गो हेड, आप पासवान जी के साथ जाओ, तो हमारी कहाँ गलती है? बीजेपी के आला कमान के सहमति से गए। मतलब शुरू से ही बीजेपी के साथ ही आप, बस पार्टियां बदलते रह गए, मतलब बीजेपी के जो सोच है, विचार है, उसी पर आप रहे? नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, मेरे फादर तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए जी। लेकिन पहले का जो बीजेपी था सामंती लोग का था, कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोग इसके नेतृत्व कर रहे थे। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तो सामंतों की और फॉरवर्ड की पार्टी है। बिल्कुल 100% गलत है। देश का राष्ट्रपति कौन है? ट्राइबल्स है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कौन है? ओबीसी है। देश का मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर ओबीसी और दलित है, आदिवासी है। तो लेकिन बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चल रही है, दिस इज गुड थिंग। और हम तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि पूरे दुनिया में कास्ट नहीं है, हिंदुस्तान में ही कास्ट सिस्टम है। और जाति जो बनाया गया था पहले कर्म के आधार पर बनाया गया था, बाद में जन्म के आधार पर हो गया। जो पढ़ा लिखा तबका था ब्राह्मण कहा गया, जो वीर बहादुर था क्षत्रिय कहा गया, जो बिजनेस क्लास था उसको वैश्य कहा गया, और जो फिजिकल वर्कर थे उसको शूद्र कहा गया। लेकिन बाद के दिनों में वह जन्म के आधार पर कास्ट हो गया। मान लो कि ABCD का जिस ब्राह्मण को ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण कहा जा रहा है, जो टीबी पेशेंट है वो क्षत्रिय कहा जा रहा है, जिसको बिजनेस का ज्ञान नहीं वैश्य कहा जा रहा है, और फिजिकल वर्क करने वाले नागमणि लालू यादव शूद्र कहे जा रहे हैं। तो ये जो बदल रही है, हाँ, तो ये जो मेरिट के आधार पर, अगर मेरिट के आधार पर कास्ट होता तो कोई गलत नहीं था, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उसको भी दूर करना है। और एज ए होल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के चाणक्य अमित शाह साहब का जो नेतृत्व है वो काफ़ी शानदार नेतृत्व है देश के लिए और दुनिया के लिए भी। और बिहार का भी जो अभी वर्तमान नेतृत्व है काफ़ी शानदार काम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बीजेपी में आया हूँ और बीजेपी को हम लोग दिन रात मेहनत करके और बीजेपी को मजबूत करेंगे, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनावेंगे, ये हमारा लक्ष्य। आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो आपके पिताजी का एक नारा था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा, इसका क्या अर्थ था? देखिए, उस समय फैक्ट है कि ऊंची जात के लोग अत्याचार जुल्म करते थे और जो रेस्ट बैकवर्ड दलित था उसको हे दृष्टि से देखते थे। तो वो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई सुनते हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई मेरे फादर ने शुरुआत किया था। उन्हीं का नाम लेकर के लालू यादव सत्ता में गए हैं। कुछ दिन नीतीश कुमार भी उस लाइन पर चले, है ना।
तो लेकिन आज के तारीख में मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि ऊंची जात के लोग कहीं भी अत्याचार जुल्म शोषण नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी जाति संप्रदाय को लेकर के जो बीजेपी का सोच है, बिल्कुल सही सोच है बीजेपी का कि सभी जाति संप्रदाय को लेकर के हमारी पार्टी चल रही है। और मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि जो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था वह बहुत हद तक बीजेपी की सरकार पूरा करे। उनका क्या सपना था कि बैकवर्ड दलित आदिवासी आगे बढ़े। तो भैया देश का राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री ओबीसी, मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर ओबीसी और दलित है। तो मेरे फादर का तो सपना ही था, वो पूरा बीजेपी कर रहे हैं, इसलिए मैं बीजेपी में आया हूँ। आपकी पत्नी कल सुचित्रा सिन्हा जी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, तो कहीं ना कहीं जनता का ये सवाल था कि जहाँ जाते हैं पत्नी को साथ लेकर जाते, क्या ऐसी कोई बात है या फिर वो अपनी सोच की वजह से भारतीय जनता पार्टी? यही तो अफसोस है कि महिलाओं को लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जी। जिस तरह से 50% के हिस्सेदार हैं महिलाएं हैं, और उस तरह से चाहे राजनीति हो चाहे सरकारी नौकरी हो, महिलाओं का तो नीतीश कुमार ने आरक्षण देने का काम किया है। तो हर लोग को चाहिए कि चाहे पत्नी हो या बहन हो, बेटी हो, उसको प्रॉपर वे में हिस्सेदारी दिलाना चाहिए। मैं जब सेंट्रल में मिनिस्टर से हटा तो सब लोगों ने कहा कि नागमणि जी आप चुनाव लड़िए। हमने कहा नहीं, जब तक हम एमपी हैं मेरे घर में कोई नहीं लड़ेगा जी। और जब एमपी से हम हटे तब मैं वाइफ को चुनाव लड़ाया। और नो डाउट कि बहुत ही आप चैनल में है, मीडिया चैनल में उनका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था एज ए मिनिस्टर। और देखिए, मैं एक चीज़ बड़ा महिलाओं के बारे में गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का ध्यान टारगेट पर होता है, मर्द का दिमाग घूमते रहता है तरह तरह का, ठीक है, लेकिन महिलाओं का वो टारगेट पर चलता है। ये हाउस वाइफ थी, लेकिन जब उनको चुनाव हम लोग लड़ा रहे थे, नॉमिनेशन दे करके निकली तो मीडिया के लोग आगे घेरे हुए थे जी। तो हम बोले कि वहाँ बोलना है, तो थर थर काँपने लगे। हम कह रहे सब देवर वेवर है, बोल दो जो बोलना है। गई कड़कड़ा के बोली, है ना, सब मीडिया खुश, भाभी बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। जब वो जीत के मंत्री बनी तो दोनों जगह विधान परिषद में और विधान सभा में स्पीकर और सभापति दोनों फ़ोन किए कि नागमणि जी आपकी वाइफ तो एकदम इनोसेंट टाइप की लगती है, पता नहीं क्या जवाब देगी। तो मैंने इनको थोड़ा ट्रेन करना चाहे, बोले छोड़िए ना, मैं बोलने दूंगी। और बाय गॉड की विधानसभा काउंसिल में इतना फर्स्ट डे ही इतना शानदार जवाब दी कि सारा माने लोग खुश हो गया, और कोई कल्पना नहीं करता था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नीतीश कुमार जी बोलते थे कि मेरा मिनिस्टर में सुचित्रा सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा के लड़का नीतीश मिश्रा सबसे बेस्ट मिनिस्टर है। तो मेरा कहना इस बात का है कि महिलाओं में गुण अपार है। जितना भी देखिए कि IAS IPS डिप्टी कलेक्टर जो महिलाएं होती है, मर्द से ज़्यादा शानदार वो काम करती है और एज ए होल ऑनेस्ट टाइप की होती है। मैं आपको बहुत खुल के कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मिनिस्टर थी तो कुछ लोग चंदा उंदा ज़बरदस्ती हमको दे देते थे, तो मैं वाइफ को बोलता था कि आप अलमीरा में रख दो, तो बोले नहीं नहीं मैं संविधान का कसम खाई हूँ, मैं टच नहीं करूँगी, कभी पैसा टच नहीं किए। एक हमारा बहुत क्लोज था डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, वो एक बार जा करके इनको 2 लाख रुपया चेम्बरे में देने लगा, है ना। तुरंत बोले कि आप जल्दी भागिए ना, तो सिक्योरिटी बुलाओ, उनको पुलिस को बुलाओ, उनको अरेस्ट करो। भाग कर जान छोड़ाए। तो देखिए महिलाएं में अपार संभावनाएं हैं, और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उसको राजनीति में सक्रिय भूमिका निभावें, और आज नहीं तो कल
कंपल्सन होगा 33% महिलाओं को आरक्षण देना। जी। बहुत जगह तो हो गया पंचायत में, अब वो पॉलिटिकल पार्टी को लाचारी हो जाएगा कि 33% महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी बोर्ड कॉरपोरेशन में महिलाओं को दो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जिस तरह से महिलाओं को उभर के आना चाहिए वो आ नहीं पाती है। ये भी एक कारण पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। तो जैसे आप ऐसी जो एंकर स्मार्ट महिलाएं हैं, तो नेचुरल है कि एक लोगों को अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव होता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।